अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में महफूज। नाज़रीन, इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और नया टॉपिक है कोरोना की चौथी लहर। नाज़रीन, ये समझ नहीं आता कि हम इन लहरों से कैसे निपटेंगे। पहले एक लहर, फिर दूसरी, फिर तीसरी लहर, अब चौथी लहर। इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर राजा नसीर फजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैज़ुर रहमान हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के। सबसे पहला मसला ये है कि चौथी लेयर या चौथी लहर कोरोना की असल में कई सालों से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस फैले हुए हैं। उनमें से एक कोरोना है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इतनी ज़्यादा तादाद में वायरस फैल गए हैं कि हमने उनके मुख्तलिफ नाम रख दिए। ये जो चौथी लहर है ये बेसिकली इंडिया से आने वाला डेल्टा वायरस है। और अभी 2 दिन पहले ये मैंने सुना है कि केरला जो इंडिया की एक रियासत है वहाँ से एक 5वां वायरस जिसको नेपा बोला गया है, जो 5वीं नई किस्म केरला जो कि इंडिया की एक रियासत है वहाँ से स्टार्ट हुई है, उसमें सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि उसका क्वारंटीन यानी कि कितने दिन तक वायरस जिस्म के अंदर रहेगा 45 डेज है। जबकि उससे पहले जितने वायरस थे इनका क्वारंटीन सिर्फ 14 दिन का था, यानी कि 14 दिन तक हम अलहदा आइसोलेट किसी घर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर रहे। लेकिन अगर 45 दिन का हो गया तो लोगों की सबसे ज़्यादा जो माली और दूसरी मुसीबतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना के हमारे ऊपर असरात जारी हैं पिछले तकरीबन 2.5 सालों से, लोग बहुत ज़्यादा माशी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आने वाली नस्लों को इससे कैसे बचा सकते हैं? हकीकत ये है कि खुद यूएनओ ये कह रहा है, जो कि सेहत का सबसे बड़ी बॉडी है, कि हो सकता है ये वायरस अगले 8 साल तक रहे। कुछ मुल्क के लोग ये कहते हैं कि ये 2 से 3 साल तक लाजमी रहेगा। किस्सा मुख्तसर ये अल्लाह ताला की एक अजाब की सूरत हमें लगती है। पहले क्या था, इसी तरह के वायरस फैला करते थे आज से 20-30 साल पहले, लेकिन चंद दिनों के अंदर लोग ठीक हो जाते थे। शायद हमें ये शक पड़ता है कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। आजकल मुख्तलिफ फैक्टर्स, ख़ास तौर पे जो पोल्यूशन है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या जो हमें बेसकूनी है ज़िंदगी में, उसकी वजह से कई मसाइल में ये भी एक मसला हो गया है कि हम जल्दी ठीक नहीं हो रहे। इससे अगली बात कि हम अपनी अगली नस्ल को किस तरह बचाएं। अभी तक जो मालूमात हमें मिली हैं उसमें सिवाय वैक्सीनेशन के और कुछ नहीं मिला, और इस बात की भी गारंटी नहीं कि जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं 1-2 माह के बाद जो इसकी नई किस्म आए, हो सकता है वो ये वैक्सीन जो हम लगवा रहे हैं ये इफ़ेक्टिव ना हो और हमें नए हमलों का ख़तरा बरकरार रहेगा। तो डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि अब हम रोज़मर्रा के कामों में वापस कैसे आ सकते हैं? अब हमें कौन से इक़दाम ऐसे ज़रूरी करने चाहिए जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो बहाल हो सके, मामूलात? मेरे अपने ख्याल में चंद मशवरे हैं जी। ये क़ियास है, यानी इल्म की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं। पहली बात कि मुस्तकिल मास्क यूज़ करना शुरू कर दें। मतलब हम ट्रैफिक के डर से, पुलिस के डर से नहीं, बल्कि हर वक्त आदत बना लें कि हमने मास्क लगाना। नंबर 2, चाहे आम पानी के साथ हम हाथ धोएं, काफ़ी दफ़ा में हाथ धोना चाहिए। तीसरी बात, जितनी प्रोटीन्स वाली चीज़ें हैं, काले चने का शोरबा, अंडे, वो तमाम प्रोटीन्स वाली चीज़ें, शोरबा, मुख्तलिफ किसी भी गोश्त का शोरबा, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। चौथी बात,
सब्जियों का शोरबा, बाहर के मुल्कों में कई सब्जियां ऐसी हैं जिनका शोरबा यूज किया जाता है, हम नहीं करते। पांचवी बात, मुख्तलिफ दालों का शोरबे की शक्ल में इस्तेमाल। मसलन मुझे मसूर की दाल बहुत पसंद है, जिसे पंजाबी में मसरों की दाल बोलते हैं। बाहर के मुल्कों में मैंने देखा कि वो इसको पका कर सूप के तौर पर पीते हैं, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ये चीज़ें हो सकता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ा दें और हम इस कोरोना या मुख्तलिफ वायरस के अटैक से बच सकें। एक और पॉइंट मेरे ज़हन में है, वो ये, सबसे ज़्यादा मैंने कोरोना के मरीजों का गला ख़राब होते देखा, तो वो तमाम फ्रूट या तमाम वो चीज़ें जो गला ख़राब करती हैं, मसलन कुछ लोगों का लेमन से गला ख़राब होता है, कुछ लोगों का अचार से ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों का जो मैंगो है जिसको मसाले लगे होते हैं, इस तरह के फ्रूट जिनको मसाले लगे हुए हैं, आप प्लीज़ कुछ अरसे के लिए इनका इस्तेमाल कम कर दें या शक्ल बदल दें। मसलन डायरेक्ट आम खाने के बजाय मिल्क शेक बना लें, वो उससे ज़्यादा बेहतर है। तो डॉक्टर साहब सवाल ये है अगला मेरा, क्योंकि आपका बड़ा कीमती टाइम है, हमने टाइम आपका ले रहे हैं, कि अब आजकल जिसको कोरोना हो रहा है, जो घर में ज़रूरी इक़दाम हैं वो क्या करने चाहिए उस बंदे को? सबसे पहले, जिसको पंजाबी में कोसा पानी बोलते हैं, गर्म पानी, जिसको इंग्लिश में ल्यूक वार्म, चाइना के लोग सबसे ज़्यादा हल्का सा गर्म पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। मेरा मशवरा ये है कि उबला हुआ पानी यूज़ करें बजाय के मिनरल वाटर के। घर के अंदर ही मैंने 2 पतीले रखे हुए हैं, एक को गर्म करके रख लेते हैं और दूसरे में रख लेते हैं ताकि एक ठंडा होता जाए। तो गर्म पानी जिसको ल्यूक वार्म, हल्का सा कोसा, वो इस्तेमाल करें। वो तमाम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो मामूली सी गर्म हो, गर्म हालत में हम इस्तेमाल करें। तीसरी, जिन लोगों को चाय का शौक़ है, मामूली सा नमक डाल के 1-2 सिप चाय के ले लिया करें और दुशांदा थोड़ा सा पी लिया करें और यखनी पी लें, शोरबा पी लें। एक तो ये कि हल्की सी स्टीम उनको मिल जाएगी, दूसरा कि वो एक तवानाई आपको दे देगा। फिर अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मसलन कोरोना के मरीज़ या जिनको वायरस अटैक होता है, उनको भूख नहीं लगती, किसी भी तरह अंडे इस्तेमाल कर लें। मुझे बचपन से भूख कम लगती है, मेरी वालदा मुझे मीठे अंडे बना कर देती थी, या अदरक वाले अंडे बना के खा लें, या प्याज डाल के अंडे खा लें, यानी वो जो आपको जायका अच्छा लगता है। प्रोटीन वाली चीज़ें, काले चने बहुत अच्छे हैं, उसका शोरबा बहुत अच्छा है। जी डॉक्टर साहब मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि हॉस्पिटलाइज्ड कब जाना चाहिए, पेशेंट को कब अस्पतालों का रुख करना चाहिए और कब तक घर में इलाज जो है वो करना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है आप रोशनी डालें। देखिए, अगर आप मेरी राय लें तो मैंने जितने भी कोरोना के मरीज देखे, 90% को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। लोग खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं, एक खौफ बैठ जाता है कि अब नहीं बचना। हकीकत में इतना ये जानलेवा नहीं है। सिर्फ वो मरीज जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको कोई ऐसी तकलीफ अलामत शुरू हो जाए जिसका हमारे पास सामान नहीं है, जैसे पहले शुरू में जो पहली स्ट्रेन थी उसमें सांस का मसला था, लोगों के सांस रुकने शुरू हो गए। अब जो स्ट्रेन्स आ रही हैं इनमें जिस्म टूटता है, बुखार है, सर्दी है। इस वक्त सिर्फ डर और खौफ की वजह से अस्पतालों पे बहुत ज़्यादा रश है। अस्पतालों में मेरे नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं, ये घर के अंदर रह कर भी इलाज हो सकता है। जो भी डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है उसके साथ टेलीफोन का आपके साथ रब्ता होना चाहिए। सबसे ज़रूरी ये है कि अगर कोई डॉक्टर आपको ये सहूलत देता है तो कोई ख़तरे की बात नहीं। आजकल जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं ये इतने जानलेवा नहीं। हाँ, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनमें कोई सिम्टम बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए, सिर्फ वही हॉस्पिटल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, आज का हम प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप मुस्तफ़ीद होंगे, तो हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो डॉक्टर साहब आए थे हमारे आज हॉस्पिटल में,
ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو بہت ہی اچھے طریقے سے بہت تفصیل سے بتایا کہ ہم کرونا کی چوتھی لہر سے کیسے نپٹ سکتے ہیں. جی ناظرین، آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم کرونا کی چوتھی لہر سے کیسے نپٹ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور انڈیا سے آنے والی 5ویں لہر سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیکسٹ اپڈیٹ بھی ملتی رہے گی اور نئے سیگمنٹ کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. اپنی ہوسٹ نازش چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.